This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः ज्येष्ठकृष्ण चतुर्दशी दिनांक 27 जून 2022 चरक विमानस्थान अध्याय 8 शङ्खं चक्रं जलौकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयताम सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। आस्थापनेषु तु भूयिष्ठकल्पानि द्रव्याणि यानि उपयोगम् उपयान्ति यानि योगम् उपयान्ति तेषु तेषु अवस्थान्तरेषु आतुराणां तानि द्रव्याणि नामतो विस्तरेण उपदिश्यमानानि अपरिसंख्यानि स्युः अतिबहुत्वात्। तो आस्थापन में जो बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं इस प्रकार के जो द्रव्य है और इनका अच्छा योग बनता है उस अवस्थाओं में रोगियों के तानि द्रव्याणि नामतो विस्तरण उपदिश्यमानानि अपरिसंख्यानि स्युः अतिबहुत्वात्। वो बहुत ज्यादा होने के जरिए अगर उसका विस्तार से वर्णन करेंगे तो अपरिसंख्येय इस प्रकार की बन जाएगी, उनकी गिनती नहीं की जा पाएगी। इष्टश्च अनतिसंक्षेप विस्तरोपदेश देशः तंत्रे और अनतिसंक्षेप विस्तरः विस्तरोपदेशः शस्तः तंत्रे इष्टः। तो ज्यादा संक्षेप भी नहीं और ज्यादा विस्तर भी नहीं, इस प्रकार का उपदेश तंत्रों में प्रशस्त है या इष्ट इस प्रकार का है, अभिप्रेत इस प्रकार का है। तो अगर खूब ज्यादा वर्णन करेंगे तो लोग उससे भी इरिटेट हो जाएंगे कि ये कितना लिख के रखा है, और बहुत संक्षेप में लिखेंगे तो भी समझ नहीं पाएंगे। तो अनति संक्षेप विस्तर, ज्यादा संक्षेप भी नहीं और ज्यादा विस्तर भी नहीं, इस प्रकार का शास्त्र अपेक्षित है, तंत्र अपेक्षित है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ ज्यादा बहस नहीं करेंगे। इष्टंच केवलम ज्ञानम तस्मात् रसतः एव तानि अत्र व्याख्यास्यामः। लेकिन ज्ञान तो इष्ट है और इसलिए केवल रसों के आधार पर यहाँ पे वर्णन किया जाता है। रस संसर्ग विकल्प विस्तरो ही एषाम अपरिसंख्यया समवेतानां रसानां अंशांश बल विकल्पाति बहुत्वात्। रस संसर्ग विकल्प जो है उसका विस्तार ये अपरिसंख्येय है। समवेतानाम रसानाम अंशांश बल विकल्पाति बहुत्वात्, कि जो समवेत होने वाले इस प्रकार के जो रस है उनके अंशांश बल विकल्प ये बहुत ज्यादा इस प्रकार के होने के कारण
संसर्ग का मतलब दो और रस इकट्ठा आना, इस प्रकार का। अब यहाँ पे दो या उससे ज्यादा इस प्रकार के रस अगर सम्मिलित तो हो जाते हैं, तो वहाँ रसभेदीय अध्याय में वाग्भटाचार्य ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। 63 इस प्रकार के भेद होते हैं। तो मधुर अम्ल, मधुर लवण, मधुर तिक्त, मधुर कटु, मधुर कषाय, ये एक मधुर से लेकर शुरू करते हैं। फिर अम्ल लवण, लम अम्ल कटु, अम्ल तिक्त वगैरह वगैरह, ये दो दो का हुआ। फिर मधुर अम्ल लवण, मधुर अम्ल तिक्त, मधुर, इस प्रकार के तीन तीन वाले होंगे। फिर 4 वाले होंगे, फिर 5 वाले होंगे। तो ये सभी जो भेद है संसर्ग, विकल्प, विस्तर, ये अपरिसंख्येय इस प्रकार के हो जाते हैं। क्यों? ऐसे तो 63 बनते हैं या 64 बनते हैं यहाँ पे, और रसों के 63 भेद है। समवेतानाम रसानाम अंशांश बल विकल्पाति बहुत्वात्। लेकिन ये मुख्य रस को लेकर ये इतने 64 भेद बनेंगे, लेकिन उनके अंशांश और बल विकल्प, तो कौन सा रस किस द्रव्य में कितनी मात्रा में है और उसके अनुरस क्या है और उनका बल क्या है, तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये अपरिसंख्येय इस प्रकार के हो जाते हैं। तो परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ये गणित में सिखाया जाता है, वो पुराने जमाने से चालू था। और कितनी परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकती है, लॉजिकल कितनी है, ये सभी बातें सामने आ सकती थी। और दूसरी चीज उसमें अपरिसंख्येयत्व, इन कारणों के आधार पर, क्योंकि उसके अंशांश, उसमें मधुर ज्यादा है, ये अम्ल कम है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के अगर हो। एक धात्री का उदाहरण लेते हैं, अमलकी का, तो उसमें लवण वर्जित सभी रस है, तो सबसे ज्यादा प्रधान अम्ल रस इस प्रकार का है। लेकिन अम्ल का खाकर उसके ऊपर पानी पीते हैं तो मधुर रस उसका व्यक्त हो जाता है। तो इस तरीके से एक अमलकी में अगर 5 रस है, एक प्रधान है, बाकी गौण इस प्रकार के है, और फिर उनके अंशांश और उनका बल विकल्प कौन सा ज्यादा बलवान इस प्रकार का है, इसके आधार पर अमलकी और बाकी विभितक और हरित की, इनका संयोग त्रिफला में हो जाए तो क्या होगा? हरित के भी पंचरसा है, उसमें कषाय रस प्रधान है। तो इस तरीके से जब संसर्ग विकल्प इस प्रकार का हो जाता है, वो अपरिसंख्येय इस प्रकार का हो जाता है। तस्मात् द्रव्याणां च एकदेशम् उदाहरणार्थं रसेषु अनुविभज्य रसैकैकस्येन च नामलक्षणार्थं षडास्थापनस्कन्धाः रसतो अनुविभज्य व्याख्यास्यन्ते। और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, द्रव्याणां च एकदेशम् उदाहरणार्थं रसेन अनुविभज्य, द्रव्यों का एक देश रसों के अनुसार उसका विभाजन करके रसैकक्ष्येन, रस एकैकस्येन इस प्रकार का, जो नामलक्षणार्थम षड आस्थापन स्कंदाः रसता अनुविभज्य व्याख्यास्यन्ते। तो एक एक रस को लेकर नाम और लक्षण के रूप में 6 आस्थापन स्कंध रसता अनुविभज्य व्याख्यास्यन्ते, रसानुसार उनका विभाजन करके बताते हैं। तो यहाँ दो अहम मुद्दे हैं। एक तो आस्थापनों के बारे में बताते हुए रसों के आधार पर उसका विभाजन किया गया है, जो काफी अलग इस प्रकार का है। और फिर षड आस्थापन स्कंध इस प्रकार से बन जाते हैं, 6 आस्थापन स्कंध इस प्रकार के बन जाते हैं। यत्तु षड्विधम आस्थापनम एक रसम इति आचक्षते विशेषः दुर्लभतमं संसृष्ट रसभूयिष्ठत्वात् द्रव्याणाम। तो ये जो 6 प्रकार का आस्थापन है, एक रस के आधार पर, एक एक रस के आधार पर वैद्य बोलते हैं, तद दुर्लभतमम, ये दुर्लभतम है, संसृष्ट रस भूयिष्ठत्वात् द्रव्याणाम। क्योंकि तस्मात् नैक रसं द्रव्यम भूत संघात संभवात्, महाभूतों के संघात से संभव होने के कारण कोई भी द्रव्य एक रसात्मक नहीं है। तो एक रसात्मक आस्थापन वर्ग वगैरह कैसे बताएंगे? तो संसृष्ट रस भूयिष्ठत्वात् द्रव्याणाम, द्रव्य जो है वो संसृष्ट रस भूयिष्ठ इस प्रकार के होते हैं।
तस्मात् मधुराणि मधुरप्रायाणि मधुरविपाकानि प्रभावाणि च मधुरस्कन्धे मधुराण्येव कृत्वा उपदेक्ष्यन्ते तथा इतराणि द्रव्याण्य। और इसलिए जो मधुर है या मधुर प्राय है, मधुर विपाक है, मधुर प्रभाव है, मधुर स्कंध में इसको मधुर इस नाम से ही रखते हुए उपदेक्षन्ते उनका निर्देश करते हैं। तो जब हम मधुर स्कंध इस प्रकार के कहेंगे तो ये प्रायः मधुर रसात्मक या मधुर रसात्मक, मधुर विपाक और मधुर प्रभाव, ये 26वें अध्याय में द्रव्याणि पुनः रस प्रभावतः, गुण प्रभावतः, वीर्य प्रभावतः, प्रभाव प्रभावतः कार्मुकानि भवन्ति, ये बात बताई है। तो जिन रस द्रव्यों में रस ही प्रधान है उनमें वो रस प्रभाव से काम करते हैं। जैसे कि आहार वर्ग जो है, आहार वर्ग रस प्रधान होता है और औषधियां जो होती है वो वीर्य प्रधान होती है। तो आहार द्रव्यों का कार्य प्रमुखता से रस के आधार पर होता है और इसलिए जब हम मधुर कहते हैं आहार में से लेकर, तो वो मधुर प्राय, मधुर विपाक और मधुर प्रभाव इस प्रकार के हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे निर्देश किया जाता है। तथा जीवकर्षभकौ जीवंती वीरा तामलिकी काकोली क्षीर काकोली मुद्गपर्णी माशपर्णी शालपर्णी पुष्णिपर्णी असनपर्णी मधुपर्णी मेधा महामेधा कर्कट श्रृंगी श्रृंगाटिका छिन्नरोहा छत्रा अतिछत्रा। छिन्नरोहा भी मधुर स्कंद में है। श्रावणी महाश्रावणी सहदेवा विश्वदेवा शुक्ला शुक्ला शीरक शुक्ला बला अतिबला विदारी क्षीर विदारी क्षुद्र सहा महासहा ऋष्यगंधा अश्वगंधा वृश्चिरः पुनर्नवा बृहती कंटकारिका उरुबुक मोरटः श्वदमशा संहर्षा शतावरी शतपुष्पा मधुकपुष्पी अष्टिमधु मधुलिका मृद्विका खर्जूरम परुषकम आत्मगुप्ता पुष्कर बीजम कशेरुकम राजकशेरुकम राजादनम कतकम काश्मर्यम शीतपाकी उदनपाकी तालखर्जूर मस्तकम इक्षुवालिका दर्भः कुशः काशः शालिर्गुद्रा इत्कटकः शरमूलम राजक्षवकः ऋष्यप्रोक्ता भारद्वाजी वनत्र पुष्पी चाहिए अभिरूपत्री हंसपादी काकनासिका कुलीगाक्षी क्षीरवल्ली कपोलवल्ली कपोतवल्ली सोमवल्ली गोपवल्ली मधुवल्ली च इति। एषामेव विधानाम् अन्येषां च मधुरवर्गपरिसङ्ख्यातानाम् औषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशाच्छेदयित्वा भेद्यानि च अणुषा भेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्थाल्यां समावाप्य पयसा अर्धोदकेन अभ्यासिच्य साधयेत् द्रव्या सततम अवघट्टेन। तो इसमें से या एवं विध अन्य इसी प्रकार के दूसरे जो मधुर स्कंधात्मक द्रव्य हो, मधुर वर्ग परिसंख्यातानाम् औषध द्रव्याणां छेद्यानि खंडशः छेदयित्वा, तो जो छेदन करने योग्य है उनको खंडशः छेदन करके उनके टुकड़े टुकड़े इस प्रकार से करते हैं। भेद्यानि च अणुषो भेदयित्वा, और जो भेद्य है उनको अणुषा भेदन इस प्रकार का करके। तो ये अलग अलग बात है। भेद्य अलग चीज होती है, छेद्य अलग चीज होती है। अभी के जमाने में जबकि मिक्सर ग्राइंडर अभी आ गए, पहले तो कूटते थे और मूंगफली की चटनी कूट कर ही बनती थी। अभी भी कुछ इस प्रकार की चटनी उपलब्ध होती है जो कूट कर की जाती है, जिसमें से स्नेह निकल आता है। और अगर हम मिक्सर में मूंगफली की चटनी बनाते हैं तो उसमें से स्नेह नहीं निकलता और जो पाउडर बनती है वो भी अच्छी तरीके से नहीं बनती। तो ये छेदन और भेदन, इसमें भेद है। मिक्सर एंड ग्राइंडर के एक्शन जो है वो छेदन के एक्शन है, कटिंग एक्शन है, और कूटने की जो एक्शन है खलबत्ता में हम जिसके प्रकार के करते हैं वो एक अलग एक्शन है। और पाटा वरवंटा जिसको कहते हैं पत्थर का बना हुआ, उसमें प्रेसिंग एक्शन ज्यादा है। यहाँ भेदन है, जब हम खल
के सहारे उसको कूटते हैं वहां पे। और ये पाटा वरवंटा में प्रेसिंग एक्शन ज्यादा इस प्रकार के, ये अलग अलग एक्शन है फिजिक्स के हिसाब से, और उसके अलग अलग नतीजे इस प्रकार के होंगे। तो जो छेदन योग्य है, बारीक बारीक टुकड़े करने योग्य है, उसके टुकड़े टुकड़े करे, और जो भेदन योग्य है उसको कूटे। इस प्रकार से डंग वगैरह का प्रयोग इस प्रकार से किया जा सकता है। प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्थान्यां समावाप्य पयसा अर्धोदकेन अभ्यासिच्च साधये द्रव्या सततम अवघट्टयन्। तो इनको अच्छी तरह के इस तरीके से धोकर सुप्रक्षालित इस प्रकार की थाली में रखकर पयसा अर्धोदकेन अभ्यासिच्च, और अर्धोदक जितना पानी हमें लेना है उसमें से आधा पानी लेकर उसका सेचन इस प्रकार का करना है। साधये दर्या सततम अवघट्टयन्, और फिर दरवी से उसको हिलाते रहना चाहिए। तदुपयुक्त भूयिष्ठे अंबसि गतरसेषु औषधेषु पयसि च अनुपदग्धे स्थालिमुपरुत्य सुपरिपूतं तया सुखोष्णं घृततैलवसा मज्ज लवण फाणितोपहितं बस्तिं वातविकाराणि विदिग्धो विधिवद्दत्या। तो इसमें पयस का अर्थ पानी भी हो सकता है और दूध भी हो सकता है, दोनों तरीके से है। तो अर्धोदकेन पयसा, जिसमें अर्ध उदक इस प्रकार का है, आधा पानी है, उस प्रकार से दूध से अभिसिंचन करके साधय दर्या सततम अवघट्टयन्, उसको हिलाते रहे इस प्रकार से दरवी के सहायता से। तद उपयुक्त भूयिष्ठे बसी गतरसेषु औषधेषु पयसि च अनुपदग्धे। तो उस पानी में गतरस औषध हो जाने के बाद और पयसि च अनुपदग्धे, और दूध भी जलना नहीं चाहिए, ये भी बात होनी चाहिए। स्थालिम उपरुत्य सुपरिपूतम तयः, तो फिर उसको उतार देना है। तो ये मालूम नहीं, थोड़ा पानी जिसमें इस प्रकार का दूध ये रहेगा, और फिर उसको फिल्टर कर लेना है, चाशनी से उसको फिल्टर इस प्रकार का करना है। सुपरिपूतम सुकोष्णम घृततैल वसा मज्ज लवण पाणित उपहितम, और फिर घृततैल वसा मज्ज लवण पाणित, ये शर्करा से पहली स्टेज है, जिसको काकवी या मोलेसिस इस प्रकार से कहते हैं। और बस्तिम वात विकारिणे विधिवद्दत्या, इस प्रकार से वात विकारी, वात रोगी को विधिज्ञ, जो विधि जानने वाला है वो वैद्य विधिवत बस्तिम दद्यात, विधिवत बस्ती देना है इस प्रकार से। तो अभी जो प्रचलन है काढ़ा, जहाँ पे बताया जाता है वहां काढ़ा बनाना है इस प्रकार से। लेकिन इसमें गतरसेषु औषधेषु, ये जो बात कही गई है ये एक महत्वपूर्ण है कि उसमें जो हम क्वाथ्य द्रव्य डालेंगे वो विगत रस होना चाहिए, उसका पूरा रस पानी में उतर आना चाहिए। तो इसके लिए मंद अग्नि पर ये कराए, ताकि उसको समय काफी मिले कि वो पूरा रस जो है उसका वो पानी में निकल आए, और ये विगत रस औषधियां जो है वो विगत रस इस प्रकार की हो जाए। और दूध अगर इसमें इस प्रकार से डालना है, मधुर स्कंद है तो दूध इसमें डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस प्रकार से। तो पैसा अर्धोदकेन अभ्यासिच्च पानीयेन प्रक्षाल्य सुप्रक्षालितायाम स्थाल्याम, इस प्रकार के सुप्रक्षालित इस प्रकार के स्थाली में, बर्तन में इस प्रकार से समावाप्य पैसा अर्धोदकेन अभ्यासिच्च, और दूध के आधा पानी है इस प्रकार से दूध से उसका सेचन करे, और फिर सततम दर्या अवघट्टेन साधयेत, तो दरवी के द्वारा उसको हिलाते रहे, और फिर वो दूध जल न जाए इसलिए ये करना चाहिए। और पानी उसमें उसमें जो है उसमें सभी औषधियां उतर आएगी।
उस पानी का संस्कार उस दूध पे होता रहेगा इस प्रकार से। और ये पानी और दूध वाला कॉम्बिनेशन विगत रस कब हो जाती है, ये एक अलग बात इस प्रकार की होती है। अगर हमें सिर्फ काढ़ा बनाना है तो जनरली अष्टमांशावशेषित इस प्रकार 16 गुना पानी डालना है, 16 गुना पानी डालना है और फिर अष्टमांश उसको रखना है। और तब तक ये मंद अग्नि पर करेंगे तो तब तक ये पूरा उसका रस इसमें निकल आता है और औषधियां जो है विगत रस बन जाती है। तो इन सभी बातों को भली भांति ध्यान में रखते हुए ये बनाना है। और फिर इसमें जो बाकी गुत तैल वसा मज्ज वगैरह वगैरह ये कितनी मात्रा में डालने हैं वगैरह इसके बारे में ग्रंथों में निर्देश है, तो वो सभी डाले। और फिर विधिज्ञ जो वैद्य है वो बस्ती दे दे। तो बस्ती वात विकार में जो देना है वो विधिवत सुखोष्ण इस प्रकार का देना है। शीतंतु मधुसर्पेभ्यम उपसंसृज्य पित्त विकारेण विधिवत दद्यात्। और यही बस्ती शीत इस प्रकार का पित्त विकार में देना है। मधुसर्पेभ्यम उपसंसृज्य, घुत और मधु डाल के ये शीत करके देना है इस प्रकार। कल्कया कल्पनेचा उल्लेख नहीं, माक्षिकल अवपेत निर्हाण विषय संयोजन। ये हम वावगट की बात कर रहे हैं, अभी चरक की बात चल रही है। तो शायद सिद्धिस्थान में इसके बारे में ज्यादा बहस होगी कि माक्षिकम लवणम स्नेहम कल्कं क्वाथमेति कर्मात्, ये एष संयोजने विधि। इनका संयोजक करना है तो पहले मधु लेना है, फिर लवण डालना है उसमें, फिर स्नेह डालना है और फिर कल्का और फिर क्वाथ और उसको मर्दन करते रहना चाहिए। तो जो बनेगी वो उसकी विस्कोसिटी प्रॉपर होगी। और फिर उसको छान कर लेना है, कपड़ छान करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। और फिर उष्णता और शीतता ये सुखोष्ण इस प्रकार का वात के लिए है। लेकिन पित्त के लिए शीत बस्ती देना है, मधु और घृत ये दोनों ही डालकर इस प्रकार से। तो ये बात हमें समझ में लेनी है। और जब पित्त विकार में बस्ती का प्रयोग कर रहे हैं तो सुखोष्ण नहीं बल्कि शीत बस्ती देना है, ये एक अहम मुद्दा इसमें से निकल आएगा। तो अभी इसमें काफी बहस हो सकती है। पंचकर्म में बस्ती देना एक कला है इस प्रकार से, शास्त्र तो है, विद्या भी है और कला भी है। तो पहले तो बस्ती पुटक से बस्ती देते थे, वहां ब्लैडर का प्रयोग होता था। अब प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग होता है। लेकिन नेत्र बस्ती को ये अच्छी तरीके से बांध कर फिर पुश करके बस्ती देना है, बस्ती पुटक से इस प्रकार से, ये बेहतर ऑप्शन है। ज्यादातर लोगों में एनिमा पॉट का प्रयोग किया जाता है, वो शास्त्र सम्मत इस प्रकार का नहीं है। तो शायद सिद्धिस्थान में इसके बारे में ज्यादा बहस होगी, तो एक बार फिर से देखेंगे। आम्र आम्रातक लकुच करमर्द वृक्षाम्ल अम्लवेतस कृत कुवल कुवल बदर दाडिम मातुलुंग गंडीर आमलक नंदी तक शीतक तिंतिड़िक दंतशठ ऐरावत कोशाम्र धन्वनानाम फलानि, इन सभी के फल लेने हैं। पत्राणि च आम्रातक अश्मंतक चांगैरीणाम चतुर्विधानाम चाम्लिकानाम द्वयोश्च कोलयोश्च आमशुष्क योः द्वयोश्चैव शुष्काम्लिकयोः ग्राम्यारण्ययोः आसवद्रव्याणि च सुरासौवीरक तुषोदक मैरेय मेदक मदिरा मधु शुक्त शीधु दधि दधिमंड उदश्वित धान्याम्ल धान्याम्लादीनि च एवं येषाम् एवं विधानाम् अन्येषां च अम्लवर्गपरिसङ्ख्यातानाम् औषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुषो भेदयित्वा द्रवैः स्थाल्याम् अभ्यासिच्च साधयित्वा
उपसंस्कृत्य यथावत् तैल वसा मज्ज लवण फाणितोपहितं सुकोष्णं वस्तुं वातविकारणे विधिज्ञो विधिवत् दद्यात् इति अम्लस्कन्धः। तो इसमें काफी द्रव्य है और ये सुरा सुवीरक तुषारक मैरेय मैदक मदिरा मध्य मध मधु शुक्त शीधु वगैरह वगैरह ये भी द्रव्य बताए गए हैं। तो ये एक बात अहम इस प्रकार की रहेगी कि इमरजेंसी में मद्य या इस प्रकार के संधान द्रव्यों को डालकर बस्ती दिया जा सकता है और वो तुरंत वात विकार में लाभदायक इस प्रकार का होता है। तो शुष्क और आर्द्र इन दोनों प्रकार के द्रव्यों के बारे में बहस की गई है और इस प्रकार का सुखोष्ण बस्ती फिर से ये भेद्यानि भेदयित्वा छेद्यानि छेदयित्वा वगैरह वगैरह इस प्रकार से द्रवैः स्थाल्याम अभ्यासिच्य, इसमें द्रव की बात की गई है। पयस पयस का अर्थ दोनों तरीके से हो सकता है कि दूध भी हो सकता है पानी भी हो सकता है, लेकिन पयसा अर्धोदक है ना, ये जब पयस का विशेषण किया गया तो वहां पे निश्चित रूप से दूध वहां पे अपेक्षित है और उदक का तो मतलब पानी ऐसा ही है। तो यहाँ द्रव की बात की गई है, यहाँ दूध के बारे में नहीं बताया गया क्योंकि अमल रसात्मक स्कंद इस प्रकार का है। और तैल वसा मज्ज लवण फाणितोपहितम, अभी फाणित का प्रयोग इसमें नहीं किया जा रहा वास्तव में, यहाँ पे दूसरी बार फाणित इस प्रकार का आया है और ये दोष संचय बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। जैसे फाणितं गुरुभिः चय करून मूत्र शोधनम इस प्रकार की बात कही गई है। तो वृद्धाभिसंधानात् पाकात् कोष्ठम वायुष्य निग्रहात्, जब दोषों की वृद्धि हो जाती है तो वो कोष्ठ में आ जाते हैं और यहाँ दोषों को बाहर निकालना है तो उस हिसाब से फाणित डालना ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। These days we know there is microplastic found in our body and stool of babies and adult too. So do you think using plastic pouch for matra basti for ready to use is appropriate or not? ये तो कभी कभी प्रयोग में लाए जाने वाला प्लास्टिक है। वास्तविक रूप में जो नित्य प्रचलन में प्लास्टिक है उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि प्लास्टिक का प्रयोग करना है इस प्रकार से कि प्रयोग नहीं करना वही बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। लेकिन पुराने जमाने में जिस प्रकार से ब्लैडर का प्रयोग होता था उसको प्रचलन में लाना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा, ये एक बात है। दूसरा कोई पर्याय में ढूंढना चाहिए इसके बारे में। और प्लास्टिक इजीली अवेलेबल पर्याय है अभी। और ये जो बात तुम कह रहे हो ये बात सही है, लेकिन इसके लिए प्लास्टिक पर पूरी पाबंदी होनी चाहिए। अभी 50 माइक्रो ऐसा कुछ है, उसके नीचे वाले प्लास्टिक पर बंदी है, लेकिन वो भी प्रचलन में है। और बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का उपयोग सभी विदेश में कर रहे हैं, भारत में भी कर रहे हैं, लेकिन विदेशों में काफी प्रचलन इसका बहुत ज्यादा है। मेरे परिचय में एक अमेरिका स्थित व्यापारी है, उनका हर रोज एक जहाज पूरा प्लास्टिक से भरकर चाइना में जाता है और चाइना से ये उसका क्या बोलते हैं रिकंडीशनिंग या उसको फिर से बना के अमेरिका में वापस आता है। लेकिन रोज एक जहाज पानी में तैरने वाला वहां पे जाता है श्रेयस और हर रोज एक वापस आता है रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक। तो ये कितने बड़े पैमाने पर अमेरिका में हो रहा है, व्यक्ति मेरे परिचय में है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें प्लास्टिक से अगर मुक्ति चाहिए तो जहां जहां प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं, खास करके रोजाना घर में आने वाले प्लास्टिक को,
वो बंद कर देना चाहिए। बीच बीच में ऐसा कहा था कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक निकाला गया है, खोज हुई है उसकी, लेकिन प्रचलन में कहीं नहीं है। और ये इतना सस्ता है और इसकी इतनी उपयुक्तता दूसरे तरीके से है कि लोग तुरंत उससे दूर नहीं हो जाएंगे। तो अभी ये घर में सोचना है हमें कि प्लास्टिक का झाड़ू नहीं होना चाहिए, या जिन जिन चीजों के, प्लास्टिक की बाल्टी नहीं होनी चाहिए, जिन जिन चीजों के बारे में दूसरे पर्याय उपलब्ध है, उन्हीं का प्रयोग होना जरूरी है। और प्लास्टिक तो हटाते रहेंगे। एक बात आई थी कि टार रोड्स में अगर प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है तो वो ज्यादा टिकते हैं। आगे क्या हुआ मालूम नहीं। कि इनको हर बरस रास्ते बनाने हैं और उससे मुनाफा मिलता है, उससे फायदा होता है। तो ये चाहते ही नहीं है कि एक बार रास्ता ठीक हो गया और उसको फिर से मरम्मत करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये बात इनको पसंद नहीं है। तो इसमें अर्थ कारण बहुत ज्यादा है। और इसलिए ये तो बहुत रेयरली होने वाला प्रयोग है प्लास्टिक का। तो अगर आप उसके लिए कोई अच्छा पर्याय दे सकते हो तो बेहतर ऑप्शन है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन उसको कोसने से पहले जो बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का प्रयोग सभी लोग कर रहे हैं उसको कैसे रोकेंगे, ये सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि फानी तो इसमें डालने की बात कही गई है, और हम अभी तो फानी नहीं डाल रहे हैं इस प्रकार से। प्लास्टिक रस्त्यांसाठी वापरले तर त्याने भूमी व भूमिगत जल प्रदूषण शक्य आहे, पॉसिबल है। लेकिन वैसे भी भूमि का प्रदूषण बहुत सारे कारणों से हो ही रहा है। वैसे टार प्रोडक्ट जो है सभी, वो भी पेट्रोलियम के उत्खनन से निर्माण होने वाले पदार्थ है। अब इसका प्रचलन आ गया कि उसको क्या करेंगे, तो उससे रास्ते बनाएंगे इस प्रकार से। वो भी इको फ्रेंडली है ही नहीं। बार बार ऐसे करते रहना ये भी अच्छा नहीं है। तो अभी इकोसिस्टम्स के बारे में काफी बहस पूरे विश्व भर में चल रही है। और ये सही है कि हम भूमि, वायु, जल सभी का प्रदूषण कर रहे हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। और वो अंततः हमारे ही विनाश के लिए कारण होगा, इसमें भी संदेह नहीं है। उसको कम कैसे किया जाए? अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसकी जो बैटरीज है उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे उसके बारे में किसी को पता नहीं है। हाँ, ये 4-5 बरस के बाद ये बात उभर आएगी। सोलर पैनल्स लगते हैं, उसके बारे में भी पर्यावरणवादियों का यही कहना है कि ये निसर्ग को बर्बाद करेंगे। तो शाश्वत विकास ये अभी नारा है। तो शाश्वत विकास कैसे हासिल होगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक जल विद्युत ऐसी है कि जो नुकसान पहुंचाने वाली इस प्रकार की नहीं है, और बड़ी मात्रा में विद्युत का निर्माण होता है। लेकिन फिर भी उसके लिए डैम्स जरूरी है, और डैम्स खतरा निर्माण करते हैं, भूकंप वगैरह के लिए डैम्स कारणीभूत है। तो और बड़े बड़े डैम्स तो नहीं बनने चाहिए। विंड एनर्जी टू।
लेकिन उसमें भी मालूम नहीं है कि कितने खर्चा उसमें बहुत ज्यादा इस प्रकार का है। और फिर भी प्रदूषण होना, हाँ, वायु की दिशा बदलना, ये विंड मिल एनर्जी में होता है, ऐसा कहते हैं। तो सभी के लिए फायदे वाले और नुकसान वाले मुद्दे हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किस रास्ते पर चलना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इति अम्लस्कंदः तो ये अम्लस्कंद इस प्रकार का बताया गया। सैंधव संवर्षल काल विडपाकी, वर्षल काल, काल विड होगा, पाकी अनुपकूप्य, वालुक, एलमौलक, सामुद्र, ये काफी अलग अलग नाम है। कुप्यादयः लवणभेदाः देशान्तरप्रसिद्धाः, तेन देशान्तरीयोऽभ्यः ज्ञेयाः। उमा नदी भवम। एक ऐतिहासिक दृष्टि से इसका सभी का महत्व है कि वहाँ कहाँ कहाँ तक इनका प्रचलन था और उनके बारे में उनको जानकारी इस प्रकार की थी। तो इंदव संवर्चल काल विड पाकी, ये क्या शब्द है, देखना चाहिए। अनुपकुप्य, वालुक, एलमौलक, ये अलग शब्द है, एक ही शब्द है। सामुद्र, रोमक, रोमक, औद्भिद, उशर पाटेयक, उशर पाटेय, कशांशुजा, कशांशजानि एवं प्रकाराणि च अन्यानि लवणरगपरिसंख्यातानि। तो शायद हमें इसके बारे में थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि ये क्या है इस प्रकार से। और गंगाधर टीका में अगर इसके बारे में कुछ बहस की हो, या फिर हिंदी भाषांतरों में इसके बारे में कुछ बताया गया हो, ये शब्द ही क्या है ये भी पता लगाना मुश्किल है यहाँ पे। तो कभी सुने नहीं इसी प्रकार के है। एतानि एवं प्रकाराणि च अन्यानि लवण वर्ग परिसंख्यातानि। तो ये और इसके बावजूद अन्य भी इस प्रकार के लवण वर्ग में जो बताए गए हैं। एतानि अम्लोपहितानि उष्णोदकोपहितानि वा, तो इसमें अम्ल डाल के या उष्णोदक डाल के स्नेहवंती सुकोष्णम बस्तिम वात विकारणे विधिज्ञो विधिवत दद्यात् इति लवणस्कंधः। और इसमें स्नेह डाल के सुकोष्ण बस्ती वात विकार में विधिज्ञ, विधि जानने वाला वैद्य विधिवत दे ये इति लवणस्कंधः। पिप्पली पिप्पली मूल हस्ति पिप्पली चव्य चित्रक शृंग वेर मरीच अजमोदा आर्द्रक विडंग कुस्तुंबरु पीलू तेजोवती एला कुष्ठ भल्लातकास्थि हिंगु निर्यास किलिम मूलक सर्षप लशुन करंज शिग्रु मधुक, शिग्रु मधुशिग्रु खर मधुशिग्रुक खर पुष्प भूस्तृण सुमुख सुरस कुठेरक अर्जक गंडीर कालमाल कालमालक पर्णास क्षवक फणिज्जक क्षारमूत्र पित्तानी इति। असा एकेरी रस बस्तीचा उपयोग आपण केला आहे का? मैंने तो नहीं किया है। ये बहुत पहले बार मैंने जब पढ़ा था तो उसके बारे में थोड़ी बहस होती हुई जो हम प्रयोग करते हैं तो कल्पस्थान में निर्दिष्ट या सिद्धि स्थान में निर्दिष्ट जो योग है उन्हीं का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के रसों के आधार पर बस्ती का प्रयोग ये हुआ नहीं है, और शायद ही किसी वैद्य ने किया होगा, मालूम नहीं है। लेकिन ये बढ़ने के बाद अभी ऐसा लगता है
कि रसों के आधार पर भेद करके इस प्रकार से आस्थापन बस्तियों का प्रयोग होना है, करना चाहिए इस प्रकार से। वैसे घृत सैंधव एक बस्ती आया है, घृतम सैंधव उपहितम इस प्रकार से। तो उसमें बाकी अम्ल या उष्ण जल के बारे में बताएं, मात्रा बस्ती के स्तर पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्षार मूत्र पित्त वगैरह ये सभी जो है वो कटु रसात्मक है। येषाम एवं विधानां च अन्येषां कटुक वर्ग परिसंख्यातानां औषध द्रव्याणां छेद्यानि खण्डशः छेदयित्वा वेद्यानि च अणुषु भेदयित्वा गोमूत्रेण सह साधयित्वा उपसंस्कृत्य यथावन् मधुतैल लवणोपहितं सुकोष्णं बस्ति श्लेष्म विकारिणे विदिग्नो विधिवत दद्यात् इति कटुक स्कंदः। तो कटुक स्कंद का प्रयोग कफ विकारों में ही करना है। चक्रदत्त में वैतरण बस्ती के बारे में बात की गई है, जिसमें गोमूत्र और ये चिंचा इसका प्रयोग किया गया है। तिनतिड़ी का इसका प्रयोग किया गया है। तो कटुक वर्ग परिसंख्याता नाम औषधना छेद्य जो है उसको छेदन करके, भेद्य जो है उसको भेदन करके गोमूत्र के साथ सिद्ध करना है। तो काफी उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार का बन जाता है। और फिर मधु तैल लवणोपहितम सुकोष्णम बस्तिम श्लेष्म विकारेणे विधिग्नो दद्यात्। तो इस प्रकार का कफ विकार में बस्ती देना है। इति कटुकः स्कंद इति कटुक स्कंदः। चंदन नलद कृतमाल नक्तमाल निंब तुम्बुरु कुटुज हरिद्रा दारु हरिद्रा मुस्ता मुर्वा किरात तिक्तक कटुरोहिणी त्रायमाण त्रायमाण कारवैल्लिका करीर करवीर केबुक कठिल्लक वृष मंडूक मंडूकपर्णी कर्कोटक वार्ताकु कर्कश काकमाची काकोदुंबरेखा सुषवी अतिविषा पटोल कुल कुलक पाटा पाठा गुड़ची वेत्राग्र वेतस विकंतक विकंकत बकुल सोमवल्क सप्तपर्ण सुमना सुमन अर्क अवल्गुज वचा तगर अगरु वालक उशीर उशिराणि इति। येषाम् एवं विधानां च अन्येषां तिक्तवर्गपरिसख्यातानाम् औषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशः छेदयित्वा भेद्यानि च अणुषु भेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन अभ्यासेच्च साधयित्वा उपसंस्कृत्य यथावन् मधुतैल लवणोपहितं सुकोष्णं बस्ति श्लेष्म विकारिणे विधिग्नो विधिवत् दद्यात्। तो तिक्त रसात्मक जो द्रव्य है ये कफ शामक इस प्रकार का है और उसको कफ विकार में प्रयोग मिलाना है। वैसे तिक्त रस कफ और पित्त दोनों का शमन करने वाला है, फिर भी यहाँ पे जो निर्देश है वो केवल कफ विकार में उसके बारे में निर्देश किया गया है। और तैल लवणोपहितम, मधु तैल लवणोपहितम, मधु तैल और लवण ये डालकर ये बस्ती इस प्रकार का देना है। सुकोष्णम बस्ती शीतं तु मधुसर्पिर्भ्याम अपसंसृज्य पित्त विकारणे विदिद्य विधिवत दद्यात्। और सुकोष्ण कफ में देना है और मधुसर्पिर्भ्याम शीतम अपसंसृज्य उपसंसृज्य होना चाहिए। तो घी और मधु के साथ जोड़कर शीत बस्ती पित्त विकार में देना है। तो पित्त विकार में भी इसके बारे में निर्देश है। कफ विकारों में मधु तैल लवण इस प्रकार के साथ देना है और पित्त विकार में मधु और सर्पी ये दोनों ही देने हैं और शीत बस्ती इस प्रकार का देना है। तो जब हम वात प्रधान विकार है, वात विकार है, पित्त विकार है, कफ विकार है, ऐसा ही डायग्नोसिस करते हैं तो शायद ये बात बनती है कि हमें रसस्कंध के आधार पर कुछ बस्तियों का प्रयोग इसमें से करना है। प्रियंगो अनंता आम्रास्ति अंबष्टकी कटवंग लोधर मोचरस समंगा धातकी पुष्प पद्मा पद्मकेशर जंबू आम्र अपलक्ष वटक पीतन उदुंबर वटक पीतन उदुंबर अश्वत्थ भल्लातकास्थि अश्मंतक शिरीष शिंशपा सोमवल्क तिंदुक प्रियाल बदर खदिर सप्तपर्ण अश्वकर्ण स्यंदन अर्जुन अरिमेद
अरिमेद एलवालुक परिपेलव कदंब शल्लकी जिंगिनी काश कशेरुक राजकशेरुक कटफल वंश पद्मक अशोक शाल धव सर्ज भूर्ज शण खर पुष्पा पुर शमी माचीक वरक तुंग अजकर्ण स्फूर्जक बिभीतक कुंभीर पुष्कर बीज वृष मृणाल ताल खर्जूर तरुणानि इति येषामविविध एवं विधानाञ्च अन्येषां कषायवर्गपरिसङ्ख्यातानाम् औषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशः छेदयित्वा भेद्यानि चाणशो भेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन अभ्यासिच्छ साधयित्वा उपसंस्कृत्य यथावन् मधुतैललवणोपहितं सुकोष्णं बस्ति श्लेष्मविकारेणे विधिज्ञो विधिवत् दद्यात् शीतं तु मधुसर्पिभ्याम् उपसंसृज्य पित्तविकारेणे दद्यात् इति कषायस्कन्धः। तो कषाय स्कंद भी पित्त कफ शामक इस प्रकार का है और कषाय रस में खाने में ज्यादा चीजें नहीं है, फिर भी यहाँ काफी चीजें औषधि द्रव्यों में कषाय वर्ग में समाविष्ट इस प्रकार की है। और मधु तैल लवण युक्त सुकोष्ण कफ विकार में और सर्पिर मधुर्भ्याम शीत इस प्रकार का बस्ती पित्त विकार में देना है। ये कषाय स्कंद इस प्रकार का बताया गया। तो मैं मानता हूं कि ये प्रचलन में नहीं है, कहीं भी मैंने ये सुना नहीं है कि रसस्कंधों पे आधार पर बस्ती इस प्रकार से दिए जाते हैं। तो इनको प्रचलन में लाना हमारे रोजाना इस प्रकार से ये बात रहेगी। तो देखते हैं। तत्र श्लोकाः षड्वर्गाः परिसंख्याता य एते रसभेदतः आस्थापनमभिप्रेत्य तान् विद्यात् सार्वयौगिकान् सर्वशो हि प्रणीताः सर्वरोगेषु ज्ञानता सर्वान् रोगान् नियच्छन्ति येभ्यः आस्थापनम हितम्। तो ये रसभेद के आधार पर ये जो 6 वर्ग बताए गए हैं आस्थापनम अभिप्रेत्य, आस्थापन के लिए, तान् विद्यात् सार्वयौगिकान्, उनको सार्वयौगिक समझना चाहिए, सभी योगों में वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्वशो हि प्रणिहितः सर्वरोगेषु ज्ञानता जानता सर्वान् रोगान् नियच्छन्ति येभ्यः आस्थापनम हितम्। तो सभी रोगों में अगर जानते हुए इनका प्रयोग किया जाता है तो ये सभी रोगों का नाश करते हैं जिनमें आस्थापन हित इस प्रकार का है। ये थोड़ी अलग इस प्रकार की बात है। आस्थापन के जरिए इनका प्रयोग करे ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन पहले अध्याय में मीमांसास्थान में 6 रस है और 3 दोष है, और फिर ये रस इन दोषों को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें की गई है। तो हमारे हिसाब में रस दोष जो संबंध है जो महाभूतों के आधार पर है कि मधुर रस में पृथ्वी जल महाभूत प्रधान इस प्रकार के है और इसलिए कफवर्धक है और वात पित्त का शमन करने वाला इस प्रकार का है। तो इसी प्रकार से रस महाभूत और दोष ये संबंध एस्टेब्लिश किया गया है, चाहे निदान की बात हो चाहे चिकित्सा की बात हो। तो निदान में मधुर रस का अति सेवन होने से कफ की वृद्धि होगी, वात पित्त का क्षय होगा। चिकित्सा में वात पित्त क्षय है और वात पित्त की वृद्धि है और कफ का क्षय है, तो मधुर रस का प्रयोग करना है। और फिर वहां पे एक निर्देश आता है कि जिनमें रसों के आधार पर दोष वृद्धि हुई है उसको विपरीत इस प्रकार के रस शमन कर सकते हैं, उसका शमन विपरीत रस करते हैं। तो मधुराम्ल लवण रसों से जो कफ बढ़ा है वो कटुतिक्त कषाय रसों के आधार पर जीता जा सकता है। कटुतिक्त कषाय के आधार से जो वात बनता है उसके लिए मधुराम्ल लवणीय मेडिसिन है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि जिस प्रकार से दोष प्रकोप हुआ है
उसके विपरीत उसकी चिकित्सा होनी है। अगर शीत गुण से वात बढ़ गया है तो उसके लिए उष्ण चिकित्सा होनी चाहिए। वहाँ हम मधुराम्ल लवण का प्रयोग करेंगे या फिर स्निग्ध स्नेहन वगैरह इस प्रकार का अभ्यंग का प्रयोग करेंगे, वो उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना कि उष्ण वीर्य का प्रयोग होगा। तो जिस तरीके से दोष प्रकोप हुआ है वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही गुण से दोष प्रकोप हो जाए। सर्वैर्भावी त्रिभिर्वापि द्वाभ्याम एकेन वा पुनः संसर्गे को पिता क्रुद्धम क्रुद्धो दोषो निधावति, इस प्रकार की बात की गई है। ये सुश्रुत की बात है कि संसर्ग में सभी भावों से, तीन भावों से, दोन भावों से, एक भाव से भी इस प्रकार का कुपित दोष दूसरे दोष का अनुगमन इस प्रकार का करता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अंशांश विकल्पना के आधार पर किस दोष का किस प्रकार से किस दूसरे दोष के साथ संसर्ग होकर रोग निर्माण हुआ है, ये देखकर फिर उसके अनुसार उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो कारणों का महत्व निर्विवाद है कि जिन कारणों से दोष प्रकोप हुआ है उन कारणों को ध्यान में रखते हुए हेतु विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। रसों के द्वारा हुआ है तो रस विपरीत चिकित्सा होनी चाहिए, वीर्यों के द्वारा हुआ है तो वीर्य विपरीत होनी चाहिए, विहार के जरिए हो रही है तो विपरीत विहार इस प्रकार का होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कारणों को टालना ये कारण समझने का एक अहम कारण है, संक्षेपतः क्रिया योग निदान परिवर्जन। और दूसरी बात, जिस प्रकार के कारण है, जिस प्रकार से वो दोष प्रकोप निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ काम करने के लिए हेतु प्रत्यय की चिकित्सा भी दी जा सकती। तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कि हेतु प्रत्यय इस प्रकार की चिकित्सा अगर करनी है, हेतु के विरोधी इस प्रकार की चिकित्सा करनी है, तो उसके लिए कारण किस प्रकार के हैं ये समझ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और ये हर व्यक्ति के हिसाब से देखना जरूरी है। कल के ये बाद में फोन करो, ये तो ये पर्सनल क्वेश्चन है। तो केस क्या है ये देखने पर करना पड़ेगा। तो सर्वान रोगान नियच्छन्ति येभ्यः आस्थापनम हितम, जिनमें आस्थापन हित है उन सभी में ये अगर करना है, रसों के द्वारा विचार करना है, तो दोष ही आधार है, दोष वैषम्य ही रोग है। और वो दोष वैषम्य ज्यादातर आहार से निर्माण होता है, आहार रस प्रधान है, और रसों के आधार पर दोष प्रकोप कैसा होता है इसके बारे में स्पष्ट निर्देश ग्रंथों में है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन रसों को टालना और उसके विपरीत रसों का सेवन करवाना ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। येषां येषां प्रशान्त्यर्थं ये न परिकीर्तिताः द्रव्यवर्गाः विकाराणां तेषां ते परिकोपकाः। अजीब है। जिन जिन दोषों के प्रशांति के लिए ये जो बताए नहीं गए हैं, द्रव्य वर्गाः विकाराणाम तेषां ते परिकोपकाः, उनका वो कोप करने वाले इस प्रकार के है। थोड़ा अजीब सूत्र है। इदानीं सर्वद्रव्याणां सर्वेषु आस्थापन साध्य रोगेषु यौगिकत्वं यदुक्तं तत्र पित्तज्वरे कटुवर्गेण आस्थापनं पित्तकरत्वात् ज्वरवर्धकं भवति, तेन न दोषविशेषेण सर्वगणानां यौगिकत्वं एतदुक्तं, किन्तु सामान्येन सर्वास्थापन साध्यरोगहितत्वं दोषविशेषेषु तु तत्र तत्र अननुगुणवर्गस्य प्रकोपकस्य निषेधः एव इति दर्शेनः तेषां येषाम् इत्यादि। येषां येषां वातादिविकाराणाम् उक्तानाम् इह तत्र मधुरस्कन्धः कफशान्त्यर्थम् अनुक्तः
तेन कफवर्धकः एवम् अम्लादिवर्गेषु अपि ज्ञेयं किं वा सार्वयौगिकानां सार्वयौगिका सार्वयौगिक सार्वयौगिकान् इत्यनेन उक्तानां वर्गाणां समासव्यासयोगेन सकल आस्थापनसाध्यरोगहरत्वम् उच्यते न प्रत्येकम् प्रत्येकं तु वर्गाणां साध्यत्वेन रोगाहंतृत्वम् उच्यते येषाम् इत्यादिनाम। फिर भी ये बात स्पष्ट नहीं हो रही। शायद अगले सोमवार को इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। तो जो जो वर्ग जिनके जिनके प्रशांति के लिए नहीं बताए गए हैं उनके वो परिकोपक इस प्रकार के हैं। तो जिनके लिए नहीं देना है उनके लिए प्रकोपक ही होंगे ऐसा कहना है। तो थोड़ा देखना चाहिए ये निश्चित रूप से प्रकोपक होंगे इस प्रकार। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः श्वः परश्वः तत्र अमावास्या वर्तते। तो हम मिलेंगे गुरुवार को रसरत्न समुच्चय को लेकर। अगले सोमवार को इसके बारे में बहस करने की बात करते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् योग सूत्र होगा उसके बारे में प्रॉब्लम नहीं। दोपहर में दो योग सूत्र कर सकेंगे। वैसे भी पिछले हफ्ते में छूट गया था। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् गुरुवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।